में आपका स्वागत है। इस शो में आज बात करेंगे महागठबंधन की, जहां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ऐसा लग रहा है कि पार्टियों के अंदर आपस में ही तगड़ी फाइट है। पहले चरण की 121 सीटों के नामांकन की तारीख निकल चुकी है, लेकिन अभी तक सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। आलम यह है कि 4 सीटों पर गठबंधन की पार्टियां आपस में ही भिड़ रही हैं। ऐसे में अहम सवाल यह है कि महागठबंधन एनडीए के खिलाफ मैदान में है या फिर आपस में ही लड़ रहा है। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि वो 4 सीटें कौन कौन सी है जहां महागठबंधन से 2-2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पहली सीट है वैशाली, जहां कांग्रेस के सिंबल पर संजीव कुमार ने नामांकन दाखिल किया है। दूसरी तरफ आरजेडी से अजय कुशवाहा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों ही नेता खुद को गठबंधन का प्रत्याशी बता रहे हैं। दूसरी सीट है लालगंज। वैशाली जिले की लालगंज सीट पर भी यही हाल है, जहां आरजेडी से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने पर्चा दाखिल किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से आदित्य कुमार राजा ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। यानी इस सीट पर भी दोनों दलों के बीच सीधा मुकाबला है। तीसरी सीट है बछवारा। बेगूसराय की बछवारा सीट पर कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास ने पर्चा भरा है, जबकि दूसरी तरफ सीपीआई से अवधेश राय ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है, जिससे असमंजस की स्थिति है। चौथी सीट है रोसड़ा, जहां कांग्रेस के वीके रवि ने पर्चा भरा है, जबकि सीपीआई से लक्ष्मण पासवान ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। सीटों को लेकर खींचतान इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है और गठबंधन में खींचतान चरम पर है। इसके अलावा कहलगांव विधानसभा सीट के लिए भी आरजेडी ने रजनीश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। महागठबंधन में जारी महाफाइट पर एनडीए नेताओं ने करारा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन इतने घबराए हुए हैं कि तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी उतारें। विपक्षी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। सवाल यह है कि महागठबंधन में इतना कंफ्यूजन क्यों है। जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल चल रहा है, एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी के सामने उन्होंने नॉमिनेशन किया है, तो एक तरफ एक कंफ्यूजन वाला गठबंधन है, दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है एनडीए वाला जिसमें इतनी सहजता से सब होने के बावजूद भी हर रोज हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत और खूबसूरत किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज गृह मंत्री जी के साथ ये मुलाकात। महागठबंधन नहीं है, महाठग बंधन है। ना नीति है, ना नेता है, ना नियति है। केवल भ्रष्ट युवराज युवरानियों का टोला है जो बिहार को लूटने के रोज षड्यंत्र बनाता है। बिहार के अंदर इनकी सरकार जब थी, खर्ची पर्ची, चारा घोटाला, जमीन के बदले नौकरी, लूट खिसोट, माफियाइज्म, रंगदारी, उसको याद करके ही बिहार की जनता कांप उठती है। निश्चित रूप से बिहार की जनता महाठग बंधन को सजा देगी। महागठबंधन के सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, यह विषय उनका है, लेकिन जो बिहार में माहौल बना है 2025 के चुनाव के लिए, यह माहौल स्पष्ट रूप से तय दिखाई पड़ता है कि महागठबंधन वालों का सुपड़ा साफ होगा। अब अपनी हार पराजय देखकर महागठबंधन वाले इतने घबराए हुए हैं कि वह तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ लड़ाया जाए। सवाल यह है कि महागठबंधन में इतना कंफ्यूजन क्यों है। 2 महीनों से बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर पटना तक मीटिंग हो रही है। दिल्ली आकर तेजस्वी ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की, फिर भी अभी तक सीटों पर समझौता नहीं हो पाया।
जाहिर है अगर गठबंधन की पार्टियां आपस में ही लड़ेंगी तो चुनाव कैसे जीतेंगी। जहां एनडीए पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है, जोर शोर से चुनाव प्रचार में उतर चुका है। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने प्रचार के मोर्चे पर अपनी कमान संभाल ली है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक मारामारी मची हुई है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान चरम पर है। सवाल यह है कि लालू तेजस्वी ऐसे चुनाव जीत पाएंगे क्या? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल आनंद हैं, आरजेडी से सारिका पासवान है और वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, कितनी सीटों पर अंदरूनी टकराव है महागठबंधन के बीच? मेरे ख्याल से 10 सीटों के आसपास। 10 सीट तो ऑब्वियस है, दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए ये सीट और वो इशू नहीं है। इशू नहीं है कि कितने सीट पर लोग साथ ये कंटेस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट में कर रहे हैं। इशू ये है कि माहौल जो है वो टोटल आरजेडी और कांग्रेस ने जैसे एक दूसरे के साथ डील किया है, कंप्लीट इन लोगों ने महागठबंधन के जो प्रॉस्पेक्ट थे इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये हमको पिछले साल का जो इलेक्शन था 2020 का, वो सीन याद आ रहा है कि ठीक यही हुआ था कि इलेक्शन के लास्ट डेट तक ये लोग नॉमिनेशन कर रहे थे। ओवरऑल अगर आप देखिएगा दीपक जी, तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि इलेक्शन के पहले पीक पर राहुल गांधी 15 दिन के लिए चले जाते हैं ये साउथ अमेरिका और कोलंबिया, और उसके दौरान जो सबसे बड़ा मुद्दा था वोट चोरी का, उस पर आज तक जब से राहुल गांधी गए हैं और आज तक उनका एक सिंगल ट्वीट तक नहीं आया है। जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो योगेंद्र यादव और कुछ लोग दूसरे लोग लड़ रहे हैं। तो जो इशू था उसको उन्होंने अबंडन कर दिया, जो अलायंस था उसके पार्टनर ने एक दूसरे को अबंडन कर दिया, एक्सेप्ट सीपीआईएमएल, जो कि बहुत ऑनेस्ट तरीके से सीपीआईएमएल इस गठबंधन को चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे भी कुछ हो नहीं पाया। दीपांकर भट्टाचार्य ने बहुत कोशिश की, बोला बात करो, मीटिंग करो, बातचीत करो, डिस्कशन करो, लेकिन हो नहीं पाया। देखिए दीपक जी, हुआ यह है कि 58 सीटों पर सहमति हुई है कि कांग्रेस 58 सीटें लड़ेगी, लेकिन उसके 48 या 58 48, लेकिन ये सहमति होने के बाद सीटों के नंबर पर सहमति हुई, लेकिन उसके बाद तेजस्वी ने उन सीटों पर कैंडिडेट देना शुरू कर दिए जो कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट दिए। कांग्रेस ने कोई एक ऐसा सीट नहीं था जिस पर आरजेडी के अगेंस्ट में कैंडिडेट दिए। उसका नतीजा हुआ कि कल रात में 2 बजे आपके बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना एक ट्वीट किया, जो कि उसका मतलब काफ़ी है कि अब दलित अत्याचार नहीं सहेगा और दलित अब ये उन्होंने जो जिस तरह का बयान दिया है वो क्लियर दिखाता है कि कांग्रेस इस मूड में है कि फाइट टू द फिनिश, और इसमें होगा यही कि इस गठबंधन को आज जो स्थिति है, हमारा लगता है कि एनडीए काफी अहेड है, काफी अहेड है। सारिका पासवान जी, ऐसा लग रहा है, आरजेडी की प्रवक्ता है सारिका पासवान जी और अजय पासवान जी कांग्रेस के। सारिका जी, ऐसा लग रहा है कि लड़ने से पहले ही आपने हथियार डाल दिए हैं, जिस तरह का कंफ्यूजन आप लोगों में आपस में दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार दीपक चौरसिया जी। और हथियार कोई नहीं डाला है, बल्कि और हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। और देखिए, जो भी हमारा पहली फेज की जो है तमाम नॉमिनेशन हो गई है, और दूसरी फेज की भी 20 तारीख तक सारे नॉमिनेशन हो जाएंगे। और हमारा एजेंडा जो पहले था वही एजेंडा हमारा आज भी है। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई वाली जो सरकार है वो बिहार में आएगी 14 तारीख को, और जज्बा अभी भी हमारा वही है। मेरी बातों से आपको महसूस हो रहा होगा। नहीं, आपकी बातों से तो महसूस हो रहा है, लेकिन आपकी जो टिकटें आई हैं और जो गठबंधन में सीटें बटी हैं, जिस तरह से जूतम पैजार हो रही है 10 सीटों पर, उसको देखकर लग रहा है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। देखिए, आप खुद मुस्कुरा रही है मेरी बात पे, इंडोर्स कर रही है मेरी बात को। नहीं, मैं आपकी बातों से इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि ये जूतम पैजामम जिन लोगों को लग रहा है, उन्हें खुद पता है कि ये बड़ी मुश्किल डगर उनके लिए होने वाली है। जो अभी तक सोच रहे थे कि फिर से बिहार को ठगेंगे, फिर से बिहार को छलेंगे और झूठ सच बोल करके वापस से सत्ता में वापस आएंगे, तो अब उनको पता चल गया है कि ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है अब उनके लिए इस बार। और फिर से मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन में हमारी जो भी है सीटों का बंटवारा भले ही आपके सामने अभी नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने जिनको भी जहां से चुनाव लड़ना था
वो सिंबल दे दी गई है, वो वहां से चुनाव अब लड़ने की प्रक्रिया में जा चुके हैं, अपने क्षेत्रों में वो अब भ्रमण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, 14 तारीख को तो निर्णय आ जाएगा। निर्णय के दिन बैठ के हम बात करेंगे दीपक जी कि क्या रहा हमारी स्ट्रेटेजी, कैसी रही, क्योंकि जीत करके जब सरकार हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे विरोधी जो है ना वो पूछेंगे कि ये निर्णय, ये नीति, जो कहते हैं ना आज की हमारे पास नीति नहीं है, हमारे पास सारिका जी एक डाटा सुन लीजिए, मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है, वो सुन लीजिए। 4 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस भिड़ेंगे। तो आरजेडी और कांग्रेस के अजय पासवान मेरे बगल में बैठे हुए हैं। 4 सीटों पर सीपीआई और कांग्रेस का मुकाबला है, तो कांग्रेस वाले मेरे बगल में बैठे हुए हैं। 2 सीट पर वीआईपी और आरजेडी में होगी टक्कर। तो 4 और 4 8 और 2 10, ये 10 सीटें तो हो गई। ये 10 सीटों पर तो आपने एनडीए को एक दे दिया, और इतना ही हार जीत का अंतर होगा चुनाव के अंदर, मेरी जहां तक आकलन है उसके हिसाब से। और अगर 10 सीटों पर आपने एनडीए को वॉक ओवर दे दिया है और यहां पर आप फ्रेंडली क्या एनिमी फाइट कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? नहीं दीपक जी, पहले तो एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि एनडीए को कहीं वॉक ओवर मिलने ही वाला नहीं है। ये तो घेराबंदी हो गई है उनके लिए, ये उनको अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा, 2 कैंडिडेट उतारना घेराबंदी है, तो सब जगह लड़ा दीजिए ना। 243 सीटों पर लड़ा दीजिए, कांग्रेस भी लड़ा दीजिए, वीआईपी भी लड़ा दीजिए। नवीन जी कह रहे हैं 243 सीटों पर ऐसी घेराबंदी करिए सबकी। वो तो हम देख रहे हैं, अगर ऐसी आवश्यकता होती तो हम 243 पे ही लड़ा लिए होते, लेकिन उसकी आवश्यकता पड़ी नहीं। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जिस स्ट्रेटेजिक तरीके से, जिस स्ट्रेटेजी के तहत टिकट का वितरण हुआ है और जो भी अभी सामने आपको दृश्य दिख रहे हैं, ये दृश्य जो है वो एनडीए के लिए मुश्किलात होंगे। हमारी बात मतलब सारिका जी, आप इतनी समझदार प्रवक्ता हैं, लेकिन बात बच्चों वाली कर रही हैं कि इससे एनडीए को मुश्किल होगी। ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, कोई इसको मानेगा नहीं। सारिका पासवान जी, मैं अजय के पास चलता हूं। अजय पासवान प्रवक्ता है कांग्रेस के, मेरे साथ है। अजय, ये दुविधा क्यों? 10-10 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना, ये बताता है कि आपके गठबंधन के अंदर तालमेल की बेहद कमी है। गठबंधन की तरह आपकी आवाज हो रही है, गठबंधन की तरह आपकी आवाज हो रही है। अजय पासवान जी, थोड़ा कनेक्शन तो देख लेते कि ठीक है कि नहीं, चेक कर लेते। यही गलती हमेशा महागठबंधन करता है, वो चेक ही नहीं करता है कि सभी तार सही जगह लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, और उसके बाद क्या होता है, कुछ सीटों से आप चुनाव हार जाते हैं। देखिए, क्या हुआ है, अजय पासवान जी अपना कनेक्शन ठीक करिए, ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रही है यहाँ पर, आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रही है यहाँ पर, कट कट के आ रही है। मतलब महागठबंधन का हाल बिहार में तो छोड़िए, लाइव टाइम्स के स्टूडियो में भी गड़बड़ा रहा है। सारिका पासवान जी और अजय पासवान जी बात ही नहीं कर पा रहे हैं, और अजय पासवान जी की बात ही जनता नहीं सुन पा रही है। ऐसे कैसे चलेगा भाई, महागठबंधन कैसे चलेगा? सारिका पासवान जी, देखिए आपके सहयोगी की ऑडियो गायब हो गई है। अब ये मत कहिएगा इसमें बीजेपी की कोई साजिश है। अजय जी की आवाज तो मुझे अब तो आ रही है ना आवाज आपको? मेरे बगल में बैठे आपको लगता होगा कि हम लोग एक दूसरे की बातें नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे की बातें भी सुन रहे हैं। और नेटवर्क का इश्यू जो भी आ रहा है, अजय जी ठीक कर लीजिए। और मुझे लगता है अपनी बातों को कहने का सही मौका है, और दीपक जी के चैनल के माध्यम से जनता को हमें बताना पड़ेगा कि हम लोग कितनी एकजुटता के साथ खड़े हैं एक दूसरे के साथ, भले ही। अच्छा अजय पासवान जी, ये बताइए कैंडिडेट अनाउंस क्यों नहीं हो रहे हैं? ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ रही है? 121 सीटों पर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख तो खत्म हो गई है। देखिए, पहले फेज का लगभग सब लोगों ने अपने अपने से नॉमिनेशन कर दिया है और सीटें लगभग अनाउंस्ड हैं। कुछ चीजें हैं जो ऊहापोह की स्थिति है, वो आज 1-2 घंटे में क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ एनडीए को चुनौती ही ना देगा। इन्हें सरकार से बेदखल करके हम मजबूत सरकार की एक परिकल्पना कर रहे हैं। और रही बात जो लेट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है।
मगर जो उम्मीदवार जहां हैं वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और ना केवल चुनाव लड़ेंगे, वो बेहतर परिणाम देंगे। आप अभी चर्चा कर रहे थे वॉकओवर को लेकर, तो अभी तो छपरा में वॉकओवर मिल गया। एनडीए के जो उम्मीदवार थे, लोजपा आर के जो प्रत्याशी थे, उनका नामांकन रद्द हो गया है। अब चाहे जो स्थिति परिस्थिति हो, मगर वहां पहला परिणाम तो हमारे पक्ष में आता है। नहीं, कोई ना कोई डमी कैंडिडेट होगा ना, वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा अजय पासवान जी। बीजेपी इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ देगी सीट। लेकिन मैं राहुल आनंद जी के पास चलता हूं। राहुल आनंद जी, मुझे बताइए, आखिरकार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल क्यों नहीं हो पाया है? आपकी खुफिया खबर क्या है? भाजपा के सूत्र क्या कहते हैं? दीपक जी, महागठबंधन सिर्फ सत्ता का जोड़ है, सिद्धांतों का नहीं। बिहार की जनता जानती है कि इनका एकमात्र लक्ष्य कुर्सी है, जनता का विकास नहीं। क्योंकि जिस तरह से स्थिति और परिस्थिति देखने को सामने नजर आ रहा है, ये पिछले 2 महीने से ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं और लगातार दिल्ली भी तलब हो रहे हैं और बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी किए हैं। मुझे लगता है कि महागठबंधन, मैं शुरू से इस बात को दीपक भाई कहता आ रहा था और आपके चैनल पर भी मैंने कई दफा इस बात को कहा है कि दिल्ली वाली स्थिति बिहार में कहीं कांग्रेस ना कर दे, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। मैंने लगातार कह रहा था इस बात को, और ठीक वही देखने के लिए स्थिति यहां नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पे पीएम और सीएम कैंडिडेट जो आज चल रहे थे, जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे थे, अगर देखा जाए तो महागठबंधन में सीटों से लेकर चेहरों तक की लड़ाई चल रही है, जिनका आपस में ना कोई तालमेल है। वो बिहार का नेतृत्व तो कैसे कर पाएंगे, ये भविष्य के घर में निर्भर करता है। देखिए, जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, और वैशाली की बात करिए, तारापुर की बात कीजिए, पचवाड़ा की बात कीजिए, गौरा बैराम की बात कीजिए, लालगंज की बात कीजिए, कहलगांव की बात कीजिए, राजा पाकड़ की बात कीजिए, रोसड़ा की बात कीजिए, ये सब लोग आमने सामने लड़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। वो लगातार अपने को महत्वाकांक्षी दिखाने के लिए इस तरह की सीटों को लेकर बंटवारे में जा रहे हैं, और तब भी इनके बीच में तालमेल नहीं हो पाया। एक सकारात्मक तरफ से अगर बात करें तो यहाँ पे हमेशा नकारात्मकता ही नजर आ रही है, और ये सावन की मेढक की तरह ये तौले नहीं जा पाएंगे। महागठबंधन के पास अगर बात करें तो ना नेतृत्व है, ना दृष्टि है। एक मुख्यमंत्री और 4 उम्मीदवार यहाँ बैठे हैं अपने को घोषित कराने के लिए कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, जीतूंगा तभी मुख्यमंत्री बनूंगा। यहाँ किसी को ये महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रहा है कि सरकार किससे बनानी है। सब लोग लड़ाई में जा रहे हैं, लेकिन असली रंड कहां भेजना है, निशाना कहां लगाना है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि अर्जुन को क्या दिख रहा है, और वो सबको मछली नजर आ रहा है, अर्जुन को सिर्फ आंख नजर आ रहा है। यानी दीपक भाई, एनडीए साथ है तो विकास का विश्वास है, महागठबंधन केवल वादों का पुल है। एनडीए उनके सारे इरादे जो जनता के हैं, जो जनता के लिए है, उनको पूरा कर रही है। महागठबंधन में झगड़ा है, एनडीए के साथ भरोसा है। तभी आज अगर देखा जाए तो हमारे जो 5 जो हमारे साझेदार हैं, जो हमारे 5 पांडव हैं, वो सारे लोगों की तालमेल एक ही है। कोई किसी के खिलाफ किसी ने प्रत्याशी नहीं दिया। हाँ, पहले इस बात को जरूर कयास लगाई जा रही थी कि कुछ मनमुटाव चल रहा था, लेकिन मैं शुरू से इस बात को दीपक भाई कह रहा था आपके सामने कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब एक साथ होकर लड़ेंगे और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसी घोषणा हमारे माननीय गृह मंत्री ने भी कर दिया। महागठबंधन सत्ता के लिए लड़ रही है, एनडीए सेवा के लिए लड़ रही है। गृह मंत्री ने कहा किया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए। राहुल जी, आप कैसे प्रवक्ता हैं जो उसको ये नहीं पता कि गृह मंत्री ने क्या कहा और क्या नहीं कहा? नीतीश कुमार के नाम पर कहां सहमति दी है राहुल आनंद जी? उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि जब विधायक दल की बैठक होगी तो वो अपना नेता चुनेगी। मैं किसी को मुख्यमंत्री थोड़ी ना बना सकता हूं। इसके मतलब क्या है राहुल आनंद जी? जरा इसका मतलब निकालिए ना थोड़ा। और आज चिराग पासवान खामोश है, वो भी शांत है, कुछ नहीं बोल रहे मुख्यमंत्री के नाम पर। दीपक भाई, माफी के साथ आपको एक जानकारी देना चाहूंगा मैं कि गृह मंत्री के आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट किया गया है, और बिहार बीजेपी है उसके भी माध्यम से ट्वीट कर बातों को बताया गया है कि हमारे गठबंधन के नेता नीतीश जी ही होंगे। और जहां तक सवाल उठता है दीपक भाई, अरे नेता तो है, वो तो मान रहे नेता, उनके ही नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। उस नेता को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं, इस पर संशय है राहुल आनंद जी। अब इतने नादान तो नहीं, आप किस बात को समझ ना पाए। आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि हो गई है। आधिकारिक अब इतने मासूम तो है नहीं, किस बात को समझ नहीं पाए आप? दीपक भाई, आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि हो गई है, और एक्स बिहार बीजेपी के एक्स हैंडल से भी इस बात की घोषणा की गई है, और माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को साझा किया है। तो मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये मोर देन एनफ है और बातों को रखने के लिए। दीपक भाई, एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि
अगर महागठबंधन के संदर्भ में बात करें तो उनके पास कुर्सी का खेल है, हमारे पास विकास का मेल है। यानी कि हम फिट भी हैं और हिट भी हैं बिहार की संस्कृति के लिए और बिहार की राजनीति के लिए। अब राहुल आपको बोलने लगेंगे तुरंत अजय पासवान जी की जुमले फेंक रहे हैं राहुल आनंद जी, बड़े जुमले फेंकते हैं आप। देखिए जुमले की क्या कहना है, अगर मानो तो पत्थर में ही भगवान है और अगर मन चंगा हो तो कटौती में गंगा, हमारे बिहार की एक कहावत है। लेकिन महागठबंधन के लिए तो ये चीज तो जरूर हो गया भाई, यही कही थी ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रविदास ने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये उन्होंने कहा था। और आज हमारे घर परिवार में भी ये काफी कि मन चंगा रखो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर कई सारे खड़े हो रहे हैं। नवीन उपाध्याय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपको सारिका पासवान की कोई बात समझ आई? उनकी बात से लगा कि आखिरकार इन्होंने टिकट आपस में क्यों नहीं बांटे, सीटों की घोषणा क्यों की, और क्या अजय पासवान की बात समझ आई? कोई कन्विंसिंग जवाब है इनके पास? नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए कि अगर आप गठबंधन लेकर साथ चल रहे हैं और आप कहिए कि 10 सीट पर एक दूसरे के अगेंस्ट में लोग लड़ रहे हैं अभी तक सामने, और जो सेकंड फेज के जो आएंगे, सेकंड फेज के आएंगे, उसके बाद क्या आता है? देखिए, हम जो बात कह रहे हैं कि मोर देन ये नंबर ऑफ सीट्स पर एक दूसरे के खिलाफ में जो फ्रेंडली और एनिमिकल फाइट जो भी कहिए, माहौल जो है महागठबंधन का, वो जो है बिहार की जनता देख रही है। और अभी जिस तरीके से लोग लड़ रहे हैं, राहुल गांधी को समय बिताना चाहिए था बिहार में, तो वो आसाम और रायबरेली और कोलंबिया में घूम रहे हैं। तो वैसी स्थिति में हमको नहीं लगता है। राहुल ने तो अपना काम कर दिया ना, उन्होंने 16 दिन यात्रा कर ली, काफी है उनके हिसाब से। तो नहीं, अब हमको जरा ये बताए कि भाई आपका मुद्दा क्या है, क्योंकि आप लोगों ने तो स्टार्ट किया था कि बिहार में वोट चोरी है, उसके बारे में लोग शांत हो गए। 15 दिन अगर आपने बिताया तो मतलब वो 15 दिन बर्बाद किया आपने। वोट चोरी की कोई आवाज सुनाई पड़ नहीं रही है, वो खत्म हो गया, वो मुद्दा खत्म हो गया। SIR की भी कोई आवाज सुनाई पड़ नहीं रही है, क्योंकि किसी ने कंप्लेन ही नहीं किया। अब उसके बाद अगर आप उठाइएगा, जिस तरह के कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ में आप दे रहे हैं, 10 कैंडिडेट आपने दे दिया, और आपके जो जिस तरह का मन मुटाव है लोगों में, आप अगर मुकेश सहनी को जबरदस्त तरीके, पहले आपने उनको बाहर किया फिर अंदर लाया। आप याद कीजिए दीपक जी, 2020 में यही मुकेश सहनी के 4 सीट जीते थे, और बाद में उस समय इलेक्शन के दौरान इतना माहौल खराब हो गया था कि वो चले गए बीजेपी में। अदरवाइज वो सरकार इनकी बन सकती थी, 215 था, 4 और आते और 3 इंडिपेंडेंट थे, 222 में सरकार बन जाती, 122 में। लेकिन आज जो बिहार में जो माहौल बन रहा है, आप एक और चीज पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तरफ तो राहुल गांधी घूम रहे हैं जहां भी, और चाहे अखिलेश घर से, तेजस्वी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स थे, टेलीविजन को उन्होंने स्किप कर दिया। लेकिन अमित शाह का देखिए कि अमित शाह बैठे हुए थे और मुकेश सहनी के पार्टी के एक छोटे नेता जो साहबगंज के हैं, उससे अमित शाह पर्सनली मिल रहे हैं। पटना में मेयर का जो प्रत्याशी था उससे मिल रहे हैं, छोटे छोटे लोगों से अमित शाह मिल रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब आप देखिए कितना बड़ा गैप है ये इलेक्शन मैनेजमेंट में। केवल आपस में डिस्ट्रस्ट और लड़ाई नहीं, इलेक्शन मैनेजमेंट में एनडीए बहुत आगे है और इट विल वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप। बहुत, और कहते हैं ना कि हमारे कहावत है अंग्रेजी की, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो महागठबंधन का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत बेहद खराब पड़ा है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जल्दी से वो सीटें बता देता हूं जहां पर आपस में मुकाबला है महागठबंधन का। वैशाली से आरजेडी से अजय कुशवाहा है, वहीं कांग्रेस के संजीव कुमार है। तारापुर से आरजेडी के अरुण शाह है, वहीं वीआईपी से सकलदेव बिंद है। बछवाड़ा से सीपीआई के अवधेश राय हैं, वहीं कांग्रेस के गरीबदास हैं। गोराबोराम से आरजेडी से अफजल अली हैं और वीआईपी से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी हैं। लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला है, वहीं कांग्रेस के आदित्य राजा हैं। कहलगांव से आरजेडी के रजनीश यादव हैं, वहीं कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा हैं। राजापाकड़ से सीपीआई के मोहित पासवान है, वहीं कांग्रेस की प्रतिमा दास है। रोसड़ा सीपीआई के लक्ष्मण पासवान है, वहीं कांग्रेस के बीके रवि हैं। बिहार शरीफ सीपीआई के प्रज्वल दीप प्रकाश है, सीपीआई के दीप प्रकाश, वहीं कांग्रेस के उमर खान है। और वारिसलीगंज ये सीट है जिसमें आरजेडी की अनीता देवी हैं और कांग्रेस के मंटन सिंह है। तो ये 10 सीटें तो मैंने बता दी। दूसरे दौर के बाद हो सकता है ये सीटें बढ़ जाएं, जब एक एक सीट की लड़ाई हो, जैसे नवीन भाई ने कहा, एक एक सीट की लड़ाई हो। उस एक एक सीट की लड़ाई में 10 सीटों पर महागठबंधन में इतना बड़ा कंफ्यूजन काफी कुछ कहता है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और किसी बिहार चुनाव के ही किसी मुद्दे को और पकड़कर उसका सटीक विश्लेषण करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे।